गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज की शाम की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है 2024 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया। ए ऑप्शन है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, बी ऑप्शन है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सी ऑप्शन है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल और डी ऑप्शन है एनडीआरएफ। आइए देखते हैं किसको दिया गया। ऑप्शन सी सही है आपका, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका सही है। ये आपदा प्रबंधन हेतु निस्वार्थ सेवा है ये। ठीक है, निस्वार्थ सेवा के लिए दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को चुना गया है। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल की स्थापना 1942 में हुई थी। यह हॉस्पिटल भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा संस्थान है जिसे विभिन्न वैश्विक संकटों में अपनी असाधारण सेवा के लिए जाना जाता है। इस संस्थान ने उत्तराखंड बाढ़ 2013, ऑपरेशन मैत्री 2015 के तहत नेपाल भूकंप और इंडोनेशियाई सुनामी के दौरान ऑपरेशन समुद्र मैत्री 2018 के तहत चिकित्सा सहायता प्रदान की थी। अब आगे देखते हैं। इस पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन की जाती है। इस पुरस्कार में एक संस्थान के मामले में 51 लाख नगद और प्रमाण पत्र व एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख नगद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। आगे देखते हैं इसी में। इस पुरस्कार के लिए केवल भारतीय नागरिक और भारतीय संस्थान ही आवेदन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ए ऑप्शन है जैसलमेर, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन है उदयपुर और डी ऑप्शन है जयपुर। अब देखते हैं कहाँ किया जा रहा है। ये आपका ऑप्शन ए सही है, जैसलमेर में। ठीक, जैसलमेर में किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान के जैसलमेर में 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल की थीम बैक टू द डेजर्ट रखी गई है। इस बार फेस्टिवल के अधिकांश कार्यक्रम सम गांव के पास स्थित लखमना ड्यून्स पर होंगे। इससे विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी और लोक संस्कृति को जीवंत रखा जाएगा। अब आगे देखते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस मरु महोत्सव की शुरुआत लक्ष्मीनाथ मंदिर में शोभा यात्रा के साथ शुरू होगी। इस महोत्सव में फूड एंड क्राफ्ट बाजार, काइट शो, हॉट एयर बैलून, जोर्निंग वॉल, क्वेड बाइकिंग, डायन विथ जैसलमेर, आइकन्स ऑफ जैसलमेर, कालबेलिया डांस सहित कई कार्यक्रम होंगे। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है सीजन 2022-23 के दौरान क्रमशः भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स कौन कौन हैं जो पाली पुरस्कार जीता है, पाली उमरीगर पुरस्कार जीता है। अब आगे देखते हैं। ए ऑप्शन है आपका स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह, बी ऑप्शन है दीप्ति शर्मा और शुभमन गिल, सी ऑप्शन है रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर, डी ऑप्शन है विराट कोहली और नेहा राणा। अब देखते हैं कौन है। ऑप्शन बी सही है आपका, दीप्ति शर्मा और शुभमन गिल। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, दीप्ति शर्मा और शुभमन गिल, ये और ये दोनों लोग हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें। दीप्ति शर्मा और शुभमन गिल ने सीजन 2022-23 के लिए क्रमशः भारत के सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष अंतर्राष्ट्रीय
क्रिकेटर होने के लिए बीसीसीआई से प्रतिष्ठित पाली उम्रीगर पुरस्कार जीता है। बीसीसीआई ने 1 साल से अधिक समय के लिए नमन पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें दीप्ति ने 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पुरस्कार भी जीता। स्मृति मंधाना ने 2020-21 और 21-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जीता। आगे देखते हैं। पुरुष क्रिकेटरों में जसप्रीत बुमराह को 2021-22 के लिए, रविचंद्रन अश्विन को 20-21 के लिए और मोहम्मद शमी को 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया। अब आगे देखते हैं। रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मयंक अग्रवाल 2019-20, अक्षर पटेल 2020-21, श्रेयस अय्यर 2021-22 और यशस्वी जायसवाल 2022-23 ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरस्कार जीता। वहीं महिलाओं में प्रिया पुनिया 2019-20, शेफाली वर्मा 2020-21, सबी नैनी मेघना 2021-22, अमनजोत कौर 2022-23 ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरस्कार जीता। आगे देखते हैं। इसमें रविचंद्रन अश्विन और यशस्वी जायसवाल ने 2022-23 में टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे अधिक विकेट लेने वाले और रन बनाने वाले खिलाड़ी होने के नाते दिलीप सरदेसाई पुरस्कार जीता। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई थी? ए ऑप्शन है 19 जनवरी 2024, बी ऑप्शन है 20 जनवरी 2024, सी ऑप्शन है 21 जनवरी 2024, डी ऑप्शन है 22 जनवरी 2024। अब देखते हैं हम। इसकी घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई। डी ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2024 है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 लाख से अधिक निम्न मध्यम आय वर्ग वाले लोगों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 1 लाख ने 1 करोड़, ठीक है, ये 1 करोड़ से अधिक, अब जो सूर्य की रोशनी से चार्ज होकर घरों को बिजली प्रदान करेंगे। अब आगे देखते हैं। इसमें सोलर पैनल लगने से बिजली की खपत में जहां कमी आएगी, वहीं लोगों को बिजली कनेक्शन और बिल भरने के लिए होने वाली परेशानियां में कुछ हद तक कमी आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से हर गांव, हर वे घर जहां छत है, उन्हें सूर्य की एनर्जी का फायदा मिलेगा और बिजली के बिल में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से बिजली की ज़रूरतों को पूरा करके भारत आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसी साल ही उन्होंने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। सरकार का लक्ष्य 2022 तक 40 मेगावाट या 40 गीगावाट 400 मेगावाट या 40 गीगावाट सोलर क्षमता हासिल करने का था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2023 तक भारत की सोलर एनर्जी क्षमता करीब 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई है। आगे देखते हैं। इसमें दिसंबर 2023 तक रूफटॉप छत पर लगा सोलर पैनल सोलर क्षमता लगभग 11.08 गीगावाट है। अब आगे देखते हैं। इसमें केंद्र सरकार के पास फिलहाल जो राष्ट्रीय रूफटॉप योजना है, उसमें सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट की कुल लागत का 40% ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, मधिका भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है तेलंगाना। अब देखते हैं कहाँ बोली जाती है। केरल में। ठीक है, केरल राज्य, आपका ऑप्शन है सी सही। ये केरल राज्य में बोली जाती है मधिका भाषा। ठीक है, मधिका भाषा बोली जाती है। आगे देखते हैं अब इसके बारे में कुछ चीज़ें। केरल में फिलहाल केवल 2 लोगों द्वारा ही बोली जाने वाली मधिका भाषा, जिसकी कोई लिपि नहीं है, अब विलुप्त होने की कगार पर है। मधिका भाषा चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यह तेलुगु,
तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण है। चकलिया समुदाय के लोग खानाबदोश थे तथा थिरुवेंकटरमण एवं मरियम्मा के उपासक थे। इस समुदाय को पहले अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता मिली थी। बाद में इन्हें केरल में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दिया गया। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 42 भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर है। अब आगे देखते हैं। ये भारत की अधिकांश संकटग्रस्त भाषाएं स्थानीय जनजातीय समूहों द्वारा बोली जाती हैं। यूनेस्को के अनुसार केवल 10,000 लोगों द्वारा बोली जाने वाली कोई भी भाषा विशेष रूप से खतरे में है। लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण योजना के तहत वर्ष 2013 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश की उन भाषाओं के दस्तावेजीकरण और संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था जो संकटग्रस्त हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। आगे देखते हैं। इसमें केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 में हुई थी तथा यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान भाषा के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।